तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपडेट करेंगे केमिस्ट्री के वो कॉन्सेप्ट्स जो बार बार PYQ में रिपीट्स होते हैं। इस वीडियो से मैक्सिमम चांसेस है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट नीट 2025 में आया था, इसी पर क्वेश्चन आए थे। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है और वेवलेंथ या एनर्जी पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला ये वाला पुट कर दीजिएगा। 1/λ इजिकल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस में गलती यहाँ पर होती है। आपको फॉर्मूला को इस तरीके से याद रखना है, 1/λ पूछा है तो जैसे कि इसका रेशो पूछ लिया गया, जैसे λ1/λ2, तो इसके रेशो में परेशान मत होना, उसी तरीके से निकालना 1/λ को अपॉन 1/λ2 को। ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर एटम अलग हैं, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और हीलियम है, तो Z² में एटॉमिक नंबर रखना मत भूलना गलती से भी। अब प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चंस की। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन स्टेट दी हुई है n=2 n=1, और हीलियम +1 के लिए ट्रांजिशन निकालना है हमें n=4 टू n=2। अब इसकी हमें वेवलेंथ के रेशोज़ को बताना है, तो आप इस तरीके से इसको पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, इसमें n1 जो होती है हमारी वो छोटी वैल्यू होती है, n2 बड़ी होती है। ठीक है, इसे ऊपर लेकर जाओगे तो इसमें से माइनस कर देना। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016, 17, 19, 20, 25 में सब में क्वेश्चन आए थे इसके। तो एक स्मार्ट जुगाड़ याद रखना, ये T हाफ लाइफ का सवाल है बेसिकली। तो इसके अंदर T 75% होता है हमारा, 2 × T 50%। इन वैल्यूज़ को अच्छे से देख करके अपने माइंड में फीड कर लीजिए, इसी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा वाला जो होता है हमारा T 99.9% इजिकल टू T 50%, और एक फॉर्मूला है K इजिकल टू 0.693 अपॉन T हाफ। तो इसको भी, इन फार्मूलाज को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया हुआ है T 50%, 5 मिनट्स है। इस रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा पुट कर देना, आपका 50 मिनट्स आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा भी बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन 2025 में आया था, और ये लगता कहाँ पर है, जब भी क्वेश्चन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी दी हो और वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। जैसे अल्फा की वैल्यू होती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या करना है, फाइंड करना है Ka को। Ka की वैल्यू होती है हमारी C × α²। अल्फ़ा हमारा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो गलती कहाँ होती है हमारी, बेसिकली अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कांस्टेंट नहीं, बल्कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा Ka या Kb होता है। दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक वीक एसिड है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन हमें गिवन है C = 0.01 m यानी मोलैलिटी पर 20 सेकेंड्स cm² मोल इनवर्स। तो इसको इस तरीके से याद रखना, ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाली का होता है। ठीक है, और हमें दूसरी वैल्यू गिवन है 400। अब इसका हमें Ka निकालना है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, जो कि हमारी होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इन्फिनाइट वाली। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से, 20/400 1/20 निकल कर आ जाएगा, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद K का फॉर्मूला लगा देना, C × α², और C गिवन है हमें 0.01 यानी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम α² से। α² हमारी निकल कर आई थी 0.05, तो हमारा आंसर इसका निकल कर आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻5। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम IC रूल को यूज़ करेंगे। I होता है हमारा वन टॉप फैक्टर। जैसे हम NaCl का निकालें तो ये 2 होगा, क्योंकि Na अलग टूटेगा, Cl अलग टूटेगा। Na2SO4 का निकालें तो ये 3 होगा, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा। Na2 अलग टूटेंगे, SO4 अलग टूटेगा। ठीक है, यूरिया का और ग्लूकोज का एक ही होता है, याद रखना है अच्छे से, यूरिया और ग्लूकोज का एक ही होगा, और कंसंट्रेशन हमारी C होती है। ठीक है, अब इसका रिलेशन हमेशा याद रखना अच्छे से। थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिसका I × C ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगा, जैसे डेल्टा TB, डेल्टा TF, पाई, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है,
जिसका आई इंटू सी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मगर जिसका आई इंटू सी ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, याद रखना अच्छे से, और उसका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, आप खुद से भी कर सकते हो इसको। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये हमारा मोल्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो कि 2018, 20, 24, 25 बहुत बार पूछा गया है। ये इसके फॉर्मूलाज आपने अब तक कर भी लिए होंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पुट कर दोगे तो आपको निकल कर आ जाएगा। जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछें, मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी अलग अलग होती है, जैसे H2O की 3 होगी और O2 की 2 होगी, ठीक है। अब इसमें गलती कहाँ होती है, बच्चे मॉलिक्यूल्स को एटम के फॉर्मूला में मिक्स कर देते हैं, एटोमिसिटी मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखना, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना एक बार, ये फॉर्मूला सीधा सीधा पुट कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कंपैरिजन वाइज ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉ एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन 2020, 2024 में आता और ज़्यादा चांसेस हैं 2026 में भी देखने को मिले। तो ज़्यादातर ये मैच द कॉलम के फॉर्म में आता। अब इसमें कहाँ लगाना होता है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को, ये देख लीजिए। जब भी पूछा जाए कितने फेराडे रिक्वायर्ड हैं किसी मास को डिपॉजिट करने के लिए, आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू नंबर ऑफ फेराडेज एफ इजिकल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है हमारा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसमें गलती कहाँ होती है, वैलेंसी फैक्टर को हमेशा उस सब्सटेंस का देखा जाता है जिसका मोल्स गिवन हो। सो एरास का क्वेश्चन, 20 ग्राम कैल्शियम जिसका मोलर मास गिवन था 40, ठीक, को मोल्टन CaCl2 में से डिपॉजिट करने में कितने फेराडोस चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला इस तरीके से पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca, मोल्स आपको पता है किस तरीके से निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे और हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 0.5। कैल्शियम +2 होता है हमारी, कैल्शियम की वैलेंसी होती है हमारी, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे 0.5 × 2, तो हमारा आंसर 1 निकल कर आ गया और यही हमारा 1 फेराडे होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चार्टलियर प्रिंसिपल, तो 2016, 18, 25 में इसके क्वेश्चंस आए थे। तो ये लगाना कहाँ होता है, बेसिकली रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने से कंडीशंस यानी प्रेशर टेम्परेचर पूछते हैं। टेम्परेचर का रूल है हमारा एक्सोथर्मिक होगा, जिसके अंदर हमारी डेल्टा H की वैल्यू 0 से कम होगी, तो उसमें लो टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। और वहीं एक्सोथर्मिक की बात करें तो डेल्टा H की वैल्यू जब भी 0 से ज़्यादा होगी, हाई टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड, ठीक है। प्रेशर का रूल याद रखना, प्रेशर बढ़ने पर या वॉल्यूम कम करने पर रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ गैसियस मॉलिक्यूल कम हो, ठीक है। प्रेशर कम करने पर वहीं जाती है जहाँ गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था हमारा N2G वाला, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमारा मेन मोटिव था डेल्टा Ng निकालना, ठीक है। देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रोडक्ट में हमारे 2 मोल्स हैं और वहीं रिएक्टेंट में हम ऐड करें तो 4 मोल्स हैं, और इसमें हमें डेल्टा H गिवन है जो कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव आपको पता है लो टेम्परेचर को फेवर करेगा, इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हाई प्रेशर चाहिए, यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसको सिंपली समझिए, जब भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ये 4 से 2 मोल्स हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो इसको हम एक्सोथर्मिक कंडीशन बोलेंगे, जिसमें हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। सो इनऑर्गेनिक के हम बेसिकली 2 चैप्टर्स को अच्छे से कर चुके थे, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग था और हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। उनको भी हमने PYQ बेस्ड करा था 10 मिनट के अंदर, उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं P ब्लॉक की। सो P ब्लॉक में यहाँ से क्वेश्चन, बेसिकली हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स की। तो यहाँ से क्वेश्चन 22 में और 24 में आया था। अभी कहाँ लगता है, H2O, H2S, H2Se, H2Te वगैरह जब भी आपको इस तरीके से अरेंज किया गया हो, इसमें आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है। मास बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन H2O यानी वाटर में इतने हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इसका पूरी तरीके से हमारा ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। H2S इस तरीके से आ जाता है, इसको अच्छे से याद रखना, वाटर सबसे अलग निकल जाता है, ठीक है। वाटर को हम पूरी तरीके से पलट देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। वही हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप याद रखना इसको, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा बॉन्ड लंबा और कमज़ोर होगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वही है, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो H+ को अच्छे से लूज़ कर देगा। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए किस तरीके से होगा, फ्लोरीन का सबसे कम, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, एंड
वाटर का सबसे कम, H2S का उससे ज़्यादा, H2SE का उससे ज़्यादा, H2TE का उससे ज़्यादा। तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिएगा क्वेश्चंस के अंदर। ग्रुप सिस्टीन हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा एसिडिक और सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा एसिडिक है हमारा H2TE, बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है, मतलब ईजिली H+ दे देगा। और सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है हमारा H2O यानी वाटर, शॉर्ट है एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब देखते हैं लिंकेज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या पता लगाना है, सल्फ़र का ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से होता है, और SOS को भी देखना है। सल्फ़र की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि 6 होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारी 6 होती है। अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ जाए 6 से, तो इसमें परोक्सी लगती है, मतलब परोक्सी इस तरीके से लगेगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है, जैसे H2S2O8। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा जो कैलकुलेशन में गलत आया था। ठीक। रूल 2, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्स के इक्वल आए तो उसमें एक ही O लगेगा, यानी ऑक्साइड लिंकेज होगी, H2S2O7। इसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं। रूल 3, अगर ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम से कम आए तो उसमें डायरेक्ट MM लगेगा, यानी SS की लिंकेज होगी, जैसे H2S4O6, H2S2O3। अब प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को। H2S2O8 और H2S2O7 में किस कंपाउंड में परोक्सी लिंकेज होगा? तो H2S2O8 लगाएंगे तो इसमें मार्शल एसिड लगता है, जिसमें सल्फर कैलकुलेट करने पर 7 आती है, यानी 6 से ज़्यादा आती है, इसलिए इसमें परोक्सी लिंकेज होगा। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। द सुपरस्टार रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025, 2023, 2016 हर साल रिपीट ही होता है। अब ये लगता कहाँ पर है, जब कार्बन चेन को बढ़ानी हो या कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल या कीटोन बनाना हो। किस तरीके से? देखिए, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, ये रहा इसका RCN प्लस RgMX, तो इससे हमारा कीटोन बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड एल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड से हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड से हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड से हमारा टर्शरी एल्कोहल बनेगा, यानी 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। CO2 प्लस ग्रिग्नार्ड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, इसका इंटरमीडिएट याद रखना RCOOMgX। ठीक है। गलती कहाँ होती है इसमें हमारी? स्टोनेक्स हाइड्रोजन रूल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन यानी H2O, ROH, RNH2 हो, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता, बल्कि सीधा एसिड बेस रिएक्शन होकर एल्केन बन जाता है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एसीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने डाला और वाटर डालने पर क्या बनेगा? कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड हमारा बनाता है टर्शरी एल्कोहल, डबल बॉन्ड O हटाकर उस कार्बन पर OH लगाओ और बची हुई वैलेंसी पर ग्रिग्नार्ड एल्काइल यानी CH2CH3 लगा दो, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। अब देखिए रिएजेंट का जादू, डाइबल H NaBH4। तो ये अब ये लगता कहाँ पर है, इसको कब लगाया जाता है? स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करने में। ठीक है। डाइबल H की ट्रिक हमारे ये गिवन है, इस तरीके से याद रखना है इसको। एस्ट्रा मतलब एस्टर, और साइना मतलब साइनाइड, और अलादीन मतलब एल्डिहाइड। तो ये इनमें कन्वर्ट करता है। एस्टर बॉन्ड टूटे तो एक साइड पर एल्डिहाइड, दूसरी साइड पर एल्कोहल बनता है। अब देखिए NaBH4 का रूल, ये सिर्फ 3 लोगों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। ट्रिक याद रखना, ये एस्टर्स को टच नहीं करता। अब देखिए क्लेमेंसल रिडक्शन, जिसमें जिंक अमलगम HCl ऑक्सीजन को खा जाता है और हमारा कार्बोनिल से एल्केन बन जाता है। एक कंपाउंड में कीटोन और एस्टर दोनों हैं, इस पर NaBH4 डालने पर क्या होगा? NaBH4 सिर्फ कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस करेगा, एस्टर एज इट इज़ छोड़ देगा, क्योंकि वह एस्टर को टच नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, जिसमें हम एक्वस फेज की बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कहाँ लगता है ये हमारा? एक्वस सॉल्यूशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो द मैजिक नंबर्स को याद रखना है इसमें। अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल यानी CH3 है तो इसका ऑर्डर होगा 213, जिसमें 2 डिग्री अमीन ज़्यादा होता है 1 डिग्री से,
वो 1 डिग्री ज़्यादा होता है 3 डिग्री अमीन से। अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल यानी C2H5 है तो उसका ऑर्डर होगा 231। 2 डिग्री ज़्यादा होगा 3 डिग्री अमीन से, 3 डिग्री अमीन ज़्यादा होगा 1 डिग्री अमीन से। इसको याद रखिएगा इस तरीके से। अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्वस ही मानना पड़ता है, ठीक है। अब रेजोनेंस रूल को देखिए। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है यानी डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो बेसिसिटी एकदम कम हो जाएगी। जैसे एनिलीन इज मच लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एक बार आया था, तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे अच्छे से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम टेस्ट, जिसमें हम बात करेंगे लुकास टेस्ट, कार्बिलमाइन और हॉफमैन ब्रोमाइड। अब ये लगता कहाँ कहाँ पर है? कार्बोमाइल टेस्ट हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट है और ये ओनली प्राइमरी अमीन यानी 1 डिग्री अमीन पर लगता है। रिजल्ट मिलता है इसका फॉल बैड स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात करें तो ये हमारा होता है Br2 + NaOH और ये एमाइड को कन्वर्ट करता है 1 डिग्री अमीन में। इसकी ट्रिक याद रखना, सीधा सीधा C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप को खा जाओ, चेन एक कार्बन से छोटी हो जाती है। लुकास टेस्ट याद रखना HCl + ZnCl2 पे लगता है, ठीक है। रिएक्टिविटी जो होती है इसकी 3 डिग्री ज़्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा होगा 1 डिग्री एल्कोहल से। 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएट बन जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल आफ्टर 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देता है और 1 डिग्री यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करता। इसका क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। 2025 में रिपीटेड यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे शुगर से। अभी लगता कहाँ पर है? अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन लिंकेज एंड रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नेचर। तो समरी शुगर की बेसिकली है फ्रक्टोज हमें हनी शुगर, लेबोरेटरी कीटो शुगर एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। रिड्यूसिंग शुगर सारे मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मोस्टली डाइसेक्राइड्स जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं हमारे सुक्रोज, एकमात्र डाइसेक्राइड्स जो रिड्यूसिंग नहीं है। स्टार्च कंपोनेंट्स जैसे एमाइलोज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज बनाता है जिसमें C1 से C4 लीनियर होती है। एमाइलोपेक्टिन ओनली अल्फा डी ग्लूकोज है जिसकी लिंकेज होती है C1 से C4 और ये लीनियर होता है। एंड C1 से C6 ये ब्रांचिंग होता है। ये रहा इसका क्वेश्चन, डायरेक्टली यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्री रेडिकल्स। सो ये रहा डाइजोनियम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला ये है। स्टेबिलिटी देखिए इसकी, ये सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन टू 278 केल्विन पर ही स्टेबल होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर N2 गैस रिलीज हो जाती है और ये डिकम्पोज हो जाता है। अब देखिए फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसमें FrAr और FrSr बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन + 3Cl2 से जुड़ा जिसमें रिएक्टेंट है हमारा HMu, तो ये हमारा BHC यह गैमेक्सेन बनाता है। यहाँ पाई बॉन्ड टूटकर Cl से जुड़ जाता है। ये FrAr यानी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। टोलिन + Cl2 जिसमें रिएजेंट होता है लाइट, तो ये बेसिकली बेंजाइल क्लोराइड बनाता है। यहाँ साइड चेन पर H सब्स्टिट्यूशन होता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस।